बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पाकिस्तान जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है और साथ इसको दीगर चैलेंजेस का भी सामना है और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है। हमारी इकॉनमी का आपको हाल अच्छी तरह पता है और गवर्नमेंट्स का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। यार अच्छा, मैं जब वीडियो के लिए चीज़ें वगैरह देख रही थी तो इतना एक तरह खौफ भी आता है ना कि एक तरफ और तरह के चैलेंजेस हैं और ये क्लाइमेट चेंज ऊपर से सबसे बड़ा चैलेंज है जिससे ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। तो मेरे चैनल के थ्रू मैं यही चाहती हूँ कि अवेयरनेस आए हमारे सारी अवाम में, जो लोग देख रहे हैं। तो जी चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट बेसिकली किसी भी चीज़ की आबो हवा को कहा जाता है। अब क्लाइमेट चेंज से हमें टर्म से ही पता चल रहा है कि आबो हवा का अचानक इस तरह बदल जाना, और वो भी लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स की बात इसमें की गई है। डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर वेदर पैटर्न्स। अब इसकी रीज़न और कॉजेज़ में हम लोग देखते हैं कि एक तो चीज़ हो गई कि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये ओवर टाइम हो रहा है, सोलर साइकिल वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, सनराइज ट्रैप हो जाती हैं। तो ये इसके बेसिकली मेजर रीजंस आए हैं दो। ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। फॉर एग्जांपल कार ड्राइव करने से, कोल बर्निंग से या डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। गार्बेज लैंड फिल्स जो है वहाँ पर मीथेन की लार्ज अमाउंट है। एनर्जी इंडस्ट्री की, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की इसमें एग्जांपल आ रही है। यहाँ से मिशन वगैरह होती है। बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया था कि 1800s के बाद से ये स्टार्ट होना शुरू है। अब फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान उन टॉप 20 कंट्रीज़ में होगा जो कि इस क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होगा। अब देखो, एक तो हम लोग हैं ही वीकर इकोनॉमी, हमारे पास ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा ऑलरेडी बड़ा वीक है। तो क्लाइमेट चेंज से बेसिकली हमारे पास वाटर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ और लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। अब देखो, अगर हमारे पास लाइवलीहुड के रिसोर्सेज वगैरह कम हो जाएंगे, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की भी हाइक आएगी, लॉ एंड ऑर्डर जिससे डिस्टर्ब होगा, क्राइम रेट भी इंक्रीज होगा। इस तरह ही देखो बड़ी ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। कोस्ट लाइन श्रिंक हो रही हैं, डेजर्ट स्प्रेड हो रही हैं, स्टॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आइस एट द पोल इज मेल्टिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट लिस्ट में मैं देख रही थी कि साइंटिस्ट का भी कहना है कि 75% ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि इन अ सेंस ट्रू ही लगता है। अब फिर देखो, हमारे पास एक और रीज़न है पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन। ये भी ड्राइविंग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज है उससे हमारे कौन कौन से बेसिकली सेक्टर्स हिट होंगे। टेम्परेचर राइज होगा, प्रेसिपिटेशन होगी यानी बारिशों का, इसी तरह सी लेवल राइज करेगा, इसके असरात बताए जा रहे हैं। इससे हिट हो रहे हैं बेसिकली हमारे वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर भी। इससे देखो जिस तरह के वेदर रिलेटेड मोर्टेलिटी रेट है, एयर क्वालिटी, रेस्पिरेटरी इलनेस की बात आ गई। फिर इसमें फॉरेस्ट को देखो तो चेंज इन कंपोजिशन और शिफ्ट। कोस्टल एरियाज में देखे थे जो हमारे पास इरोजन ऑफ बीचेस, इनंडेशन ऑफ कोस्टल लैंड और उसकी जो कॉस्ट आएगी उस कम्युनिटी को, कोस्टल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की। फिर इस तरह ही स्पीशीज़ और नेचुरल एरियाज भी, इसमें उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, इकोलॉजिकल जोन शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी ये सारी चीज़ें इससे असरअंदाज हो रही हैं। अब इसका एक और कॉज जो देखा जाता है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से हुई है इसमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न किए गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज़ हाईलाइटेड दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ सोवरेन स्टेट्स। फिर इसमें वेदर पैटर्न्स की बात की गई है कि एक्सट्रीम लेवल्स हो जाएंगे, जिस तरह के ठंड है तो मज़ीद ठंड और गर्मी है तो मज़ीद गर्मी। फ्लड्स देखे हमने, इसके इम्पैक्ट, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, नो क्रॉप ग्रोथ, सी लेवल्स हाई हो गए हैं, इससे लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात की गई है। फिर अनसीजनल रेनफॉल, हमने ये भी सब कुछ ऑब्जर्व किया, और क्रॉप्स रूइन बिफोर हार्वेस्टिंग। ये इसका इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट देखा जाए तो फार्मर्स कंप्लेन करते हैं क्रॉप्स में, मतलब कि जिस तरह बारिशें अगर पहले ही वक्त से पहले होनी शुरू हो जाएं तो क्रॉप्स जो भी मतलब क्रॉप्स यानी इनकी फसलें वगैरह तबाह हो रही हैं। वाटर सप्लाई की बात फिर इसमें आ गई थी। इकोनॉमिक फैक्टर इस तरह हिट हो रहा है कि एम्बेलेंस आ जाएगा सप्लाई डिमांड का। इसके इफेक्ट्स की बात की जाए सारे, वी हैव ऑब्जर्व दिस इन्फ्लेशन, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड होगी तो उससे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, सप्लाई डिमांड फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन है, इससे लोग सफ़र करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्लाइमेट चेंज से इस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। फिर क्लाइमेट रिफ्यूजी की टर्म पहली दफ़ा यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गया, मैस माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ ऑलरेडी लो, सप्लाई ऑफ वाटर इफ़ डिमिनिश्ड ऑफ वोंट ग्रो। इसमें बात आती है कि हाउ टू टैकल इट,
गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोड्यूस न्यू एनर्जी रिसोर्सेज फॉर ट्रांसपोर्ट, जिस तरह कि यार हम लोग सोलर एनर्जी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक स्मोक फ्री, इस तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। इंडस्ट्रीज नीड्स टू पुट फिल्टर्स ऑन चिमनी। रिफॉरेस्टेशन की बात आई है कि बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इससे हम लोग रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। हमारी इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए, क्विक एक्शन प्लान होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, और डैम्स बिल्ड करना तो लाजमी हो गया है। इन सभी आप लोगों ने रिसेंट सिचुएशन देखी है फ्लड्स की। इसके बाद मैंने अमीरा आदिल, एक एनवायरमेंटल इंजीनियर है, TCM ओरिजिनल चैनल है, वहाँ पर उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं। इसमें वो फिर बता रही थी कि साउथ एशिया और अफ्रीकन रीजन आर लाइक मोस्ट अफेक्टेड थ्रू दिस क्लाइमेट चेंज। इसमें ना सिर्फ ग्लेशियर्स मेल्ट होना और टेम्परेचर राइज करना, यही दो बातें नहीं हैं, बल्कि इससे कॉन्सेप्ट राइज हुआ था मैसिव माइग्रेशन का, फूड सिक्योरिटी का, रीजनल सिक्योरिटी इफेक्ट, नेशनल और पॉलिटिकल इश्यूज भी राइज करेंगे। फिर वो इसमें बता रही थी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली साइंटिफिक फिनोमेना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ वार्म अप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और उसका कॉज है क्लाइमेट चेंज इज कॉज ऑफ दैट। इसी तरह क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी फ़र्क है। लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन में हम लोग देखते हैं वाटर, एयर, लैंड, इस तरह ही प्लास्टिक की पोल्यूशन और दीगर और पोल्यूशन आती हैं। दीज आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। फिर वो इसमें बताती है कि रिसर्च वॉज पब्लिश बाय फ्रंटियर्स इन्वेंट्रीज विच शोज दैट 25 मेगा सिटीज प्रोड्यूस 52% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और ये एमिशन सिटी से स्टडी की गई थी। कार्बन लेवल की बात कर रही थी कि इट हैज़ बीन सेम सिंस लास्ट 8000 ईयर्स। करंटली 415 पार्ट्स पर मिलियन है एटमॉस्फेयर में, यानी कि 0.04% हमारी एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हुआ करती थी 0.03, लेकिन ये इतना इससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। पाकिस्तान के बारे में भी बात करी थी कि पाकिस्तान चूँकि एग्रीकल्चरल कंट्री है, ओवर पॉपुलेटेड, लो इनकम है, तो पीपल डोंट हैव रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। मोस्टली बहुत सी नेशंस अपना ही फ़ायदा सोचेंगी इस सिचुएशन में भी। तो फिर इसी तरह हमारे जो स्टैट्स वगैरह हैं, ये स्टैट्स कह रहे हैं कि 2030 में 300% इंक्रीज़ इन एमिशन की बात की गई है, और इसमें ये बता रही थी कि गवर्नमेंट हैज़ सबमिटेड दिस इन पेरिस एग्रीमेंट, वी नीड सस्टेनेबिलिटी, आस्टर इज़ वेटिंग टू हैपन। अब देखो अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन, आर्टिक सर्कल, इसके बाद तीसरा जो बड़ा एरिया आता है वो हिमालयन ग्लेशियर है, आइस एरियाज़ की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारे ऊपर है, को ग्लोफ भी कहा जाता है, लाइक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब इससे क्या होता है, ये लोग विलेजेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और अब वो मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। इस सारे का इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान पे भी, क्योंकि हमारे बिल्कुल ऊपर ही हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज़ करे, अर्ली वार्निंग्स दे वैक्यूएट करवाने की। इसी तरह 1999 में भी जर्मन वॉच रिपोर्ट जो है उसमें बता चुके हैं कि पाकिस्तान इज़ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। डेवलपिंग एग्रीकल्चर है, हम लोग खुद को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारा GDP डिपेंड करता है, क्रॉप्स डिपेंड ऑन सनलाइट, वाटर, सॉइल। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इस पर एक और रिसर्च का बात की गई थी, researchofdrawdown.org, ये एक वेबसाइट भी है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इट हैज़ पब्लिश टॉप 100 सोल्यूशंस टू क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि प्लांट रिच डाइट्स की बात की गई है, हेल्थ और एजुकेशन और रिड्यूस फूड वेस्ट, ये टॉप 3 सोल्यूशन बताए गए हैं। ये हैव मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, वी कैन रिड्यूस इट बाय कंपोस्टिंग, गवर्नमेंट शुड मेक बायो रिएक्टर्स एंड कन्वर्ट इनटू गैस, ये लोग देख लेना कॉन्सेप्ट। फिर वुमेन एजुकेशन की बात की गई थी कि हमारी अगर तो वुमेन एजुकेशन इंक्रीज़ करती है, हम लोग औरतों को पढ़ाएंगे, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी, एग्रीकल्चरल फूड सिक्योरिटी की इनमें लाइक अवेयरनेस आएगी, लेस पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और रिसोर्सेज का लाइक इफेक्टिव यूज़। ऑल दो हमारे पास लाइक ऑलरेडी इतने कम साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, और इस तरह की फील्ड्स में तो जॉब्स होती भी कम है, जो लोग ये इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो देखो हमें इस सब पे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एंड पे मैंने ये इन्फोग्राफिक्स देखे थे, फ्लड 2022 इन पाकिस्तान, और उसकी कोर्टेसी वो आपको मेंशन्ड है, आप लोग खुद भी इस पे देख सकते हैं कि ये है सारे इसके इन्फोग्राफिक्स, और इसमें NDMA का भी नाम आता है, आप लोग देख सकते हैं।